आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री और चैप्टर 2 अम्ल क्षारक लवण पर चर्चा करेंगे। अम्ल तो बहुत पुरानी चीज है। इसमें जब हम लोग पदार्थों का सेवन करते थे, जैसे सिरका खाते थे, दही और जो है इमली और नींबू खाते थे, तो इसमें जो है सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल को परिभाषा के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अम्लों को परिभाषित किया। आर्हीनियस के अनुसार ये आर्हीनियस 1887 में अम्ल और क्षारक के बारे में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इन्होंने अम्ल के बारे में बताया, ऐसा यौगिक जिसको जल में घोलने पर वह हमें हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देता है, ऐसे यौगिक को हम अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा HCl है, अब इसके जलीय विलयन से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो अब हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ तो यह HCl अम्ल हो गया। ऐसे ही H2SO4 है, H2SO4 को जल में घोलने पर हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो ये भी जो है हमारा एसिड हो गया, ये भी एसिड हो गया। ऐसे ही HNO3 है, इसको भी जल में घोलने पर हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, ये भी एसिड हो गया। अब अगर इसके साथ कोई और धनायन प्राप्त हो जाए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जल में घोलने पर सोडियम आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस CO3 डबल माइनस प्राप्त हुआ, तो जब हाइड्रोजन आयन के साथ कोई और धनायन प्राप्त हो जाए तब वो एसिड नहीं होता, तब उसे साल्ट कहते हैं। तो ये एसिड नहीं है। ये अर्थात हमें एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जल में जब घोला जाए उसे, तो हमें धनायन के रूप में सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो तो उसे हम एसिड कहते हैं। अब एसिड में जब जो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है वो जो है जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो जल से अभिक्रिया कर लेता है। ये हाइड्रोजन आयन जल से अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन H3O पर प्लस एक आयन, ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल में रहता है, स्वतंत्र रूप में हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं रह सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि अम्लों के प्रकार पर चर्चा होनी चाहिए। अम्लों के प्रकार अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक नंबर 2 दुर्बल अम्ल। इसके स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ का जल में घोला जाए तो उसका पूर्ण रूप से आयनन हो जाए और आयनन होकर के अधिक से अधिक हमें हाइड्रोजन आयन मिले तो प्रबल होता है। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, ये इसका आयनाइजेशन होकर के हमें अधिक से अधिक हाइड्रोजन पूर्ण रूप से आयन होकर के हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो ये प्रबल हो गया। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो HCN है, एसिटिक एसिड है, ये सब दुर्बल अम्ल है। क्यों? इसमें इसका पूर्ण आयनन नहीं होता है और हमें कम से कम हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। जैसे H पॉजिटिव CN नेगेटिव, इसमें कम से कम हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ। इसकी बात करें तो CH3COO माइनस चार्ज हो गया हाइड्रोजन, इसमें भी कम से कम हाइड्रोजन प्राप्त हुई, ये दुर्बल एसिड हो गया। इस प्रकार इसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में वियोजित किया जा सकता है। अब अम्लों के रासायनिक गुण की चर्चा होनी चाहिए। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्ल जो है लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल को बताया जा सकता है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ऐसे क्षार का। इसको एक वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे कैसे इसको प्रायोगिक रूप से टेस्ट किया जाता है अम्ल और क्षार को। तो यहां हमें चर्चा करनी है अम्लों के रासायनिक गुणों पर। अम्लों के रासायनिक गुण, यहां मुख्य रूप से तीन रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। पहला, सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया।
सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया। जब सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया, जैसे ये जिंक है हमारा, ये H2SO4 है, जब हम किसी भी एसिड का सक्रिय धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये जिंक है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। H2 यहां से निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई और ZnSO4 हो गया, ये एक साल्ट बन गया। इसी प्रकार Zn प्लस 2HCl है, तो ये हमारा हो जाएगा ZnCl2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हो गई। ये हमारा पहला रासायनिक गुण है। अब हम दूसरे रासायनिक गुण की चर्चा करें तो धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे। इसके साथ अभिक्रिया करने क्या होता है, इसका एक साधारण नियम लिख दे रहा हूं। ये जो हम लोगों का धातु कार्बोनेट है अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ धातु कार्बोनेट का जब हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे, तीन चीजें बनती हैं, लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे हम कोई धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट का हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ये हमारा 2HCl है, इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O हो जाएगा और प्लस CO2 हो जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएं, इसका 2HCl इसके साथ अपक्रिया कराएं तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हो जाएगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया कराई जाएगा। अब अम्लों के साथ नंबर तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, अगर अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराया जाए, अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराया जाए, अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराया जाए तो यह हो जाएगा, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, धातु है इसका ऑक्साइड, और इसका जो है 2HCl के साथ अपक्रिया करा दिया जाए तो ये आपका बनेगा, जल बनेगा और साल्ट बन जाएगा। ये CaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया और यहां से H2O निकल गया, ये प्लस H2O हो गया। इस प्रकार इसके रासायनिक गुण है। अब अम्ल के बाद हम क्षारक की चर्चा करते हैं। क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक क्या होता है। बेस की चर्चा करते हैं। बेस किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार, या हिंदी में से क्षारक कहते हैं। क्षार क्या होता है, जैसे उसकी परिभाषा है, जब किसी यौगिक को जल में घोला जाए तो हमें सिर्फ ऋणायन के रूप में OH आयन प्राप्त हो। जैसे हमारा NaOH है, इसको जल में घोलेंगे तो हमें OH आयन प्राप्त होगा। इसी प्रकार KOH है, इसको जल में घोलेंगे तो हमें OH माइनस आयन प्राप्त होगा। तो हम इसको क्षारक कहते हैं या बेस कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये है, MgOHCl है, इसको जल में घोला जाए तो Mg डबल पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस OH नेगेटिव हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ OH निगेटिव के साथ Cl निगेटिव भी प्राप्त हो गया। अगर ऐसे कंडीशन होते हैं कि OH निगेटिव के साथ कोई दूसरा निगेटिव भी प्राप्त हो जाता है, तब ये साल्ट हो जाएगा, तब ये एसिड नहीं होगा, तब ये साल्ट होगा, तब ये बेस नहीं होगा, तब ये साल्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक विशेष बात ध्यान रखना है कि जब ऋणायन के रूप में सिर्फ OH आयन प्राप्त होते हैं तभी वह बेस होता है। अब बेस से संबंधित हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। जितने क्षारक होते हैं वो सभी जो है जल में नहीं घुलते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। इसमें नोट के रूप में हमें दो विशेष चीजें याद रखनी है। नोट नंबर 1, ऐसे क्षारक का मतलब बेस, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। क्षार का मतलब एल्कली कहते हैं, क्षार का मतलब एल्कली कहते हैं। तो अब स्वाभाविक बात है, सभी क्षारक तो जल में घुलते नहीं है, इस नाते हम कह सकते हैं कि सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ, सभी क्षार
क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। इन दो बातों को हमें विशेष रूप से याद रखना है। अब हम इसके बाद जो है चर्चा करेंगे इसके प्रकार पर। जैसे अम्ल दो प्रकार का होता है, वैसे क्षारक भी दो प्रकार का होता है। उसे हम वही काम कहते हैं, नंबर 1 प्रबल क्षारक और नंबर 2 हो गया दुर्बल क्षारक हो गया। अब प्रबल क्षारक की बात करें तो ऐसे क्षारक जिसका पूर्ण रूप से आयनाइजेशन हो जाए, जैसे NaOH है, KOH है, ये पूर्ण रूप से आयनित होकर के हमें OH आयन देते हैं, अधिक से अधिक OH आयन देते हैं, तो ये प्रबल क्षारक हो गए। ऐसे KOH है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव हो गया, इसका अधिक से अधिक जो है OH आयन प्राप्त हो रहा है, पूर्ण रूप से इसका आयन हो रहा है, तो ये प्रबल क्षारक हो गए। ये दो के दोनों प्रबल क्षारक है। अब दुर्बल क्षारक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा NH4OH हो गया। अब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो हमें कम से कम OH आयन प्राप्त होता है, इसका पूर्ण रूप से आयन नहीं होगा, अर्थात NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हो गया, तो कम से कम हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये दुर्बल क्षारक हो गया। इस प्रकार हम इसे दो भागों में बांटते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ये हो गया। अब हमें इसके गुणों पर चर्चा करनी है। हम जानते हैं लाल लिटमस पेपर से इसका टेस्ट होता है। अगर लाल लिटमस पेपर पर जो है हम क्षार डालें तो उसका कलर नीला हो जाता है। तो अब हम इसके रासायनिक गुणों पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने अम्ल की चर्चा की थी, वैसे इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करनी है। क्षारकों के रासायनिक गुणों की चर्चा होनी है। क्षारकों के रासायनिक गुणों की चर्चा, रासायनिक गुण का यहां देखेंगे। इसके भी मुख्य रूप से हम 3 रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया, इसकी चर्चा करेंगे। सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया, वही कंडीशन इसमें भी है। जैसे जिंक है, ये हमारा जिंक है, अब NaOH के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे। किसी भी क्षार का अगर सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलना तय है। अब जैसे यहां हो जाएगा Na2ZnO2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो गई। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट नाम है इसका। अब हम दूसरे गुण की चर्चा करें तो आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, इसकी चर्चा करनी है। आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ, आधात्मिक ऑक्साइड जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 मॉलिक्यूल NaOH, इसके साथ अभिक्रिया कराया मैंने, तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो साल्ट बनेगा और जल बनेगा। ये हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा और प्लस जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये यानी लवण बनेगा, ये लवण है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये नाम है इसका। और तीसरा और अंतिम गुण की अगर चर्चा की जाए इसके, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब कोई क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है क्या होता है, देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए ये हमारा NaOH है, जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे HCl है, तो ये जल बनेगा, वाटर बनेगा, ये वाटर बन गया, और यहाँ NaCl बन गया, NaCl आपका नमक हो गया, साल्ट हो गया। अब ये जल बनता है और साल्ट बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें जितने ऊष्मा निकलती है उसको जो है उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब ये अम्ल और क्षार की जो है आर्यनीय धारणा जो थी वो खत्म हो गई है। अब अगर हम कुछ आधुनिक अवधारणाएं की बात करें, कुछ आधुनिक अवधारणाओं की बात करें तो उसमें बात आती है ब्रांस्टेड की। ब्रांस्टेड योंग लारी की बात आती है। ब्रांस्टेड लारी की अवधारणा क्या आती है, बड़ा आसान है। ब्रांस्टेड और लारी ने बड़ा आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया था अम्ल और क्षार को। इन्होंने कहा था जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, तथा प्रोटॉन दाता एसिड होते हैं, तथा प्रोटॉन ग्राही बेस होते हैं, या क्षारक होते हैं, प्रोटॉन ग्राही बेस होते हैं।
बेस होते हैं। ये एक लाइन में है। प्रोटॉन दाता एसिड तथा प्रोटॉन ग्राही बेस होते हैं। प्रोटॉन, हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लेकर के हम अपनी बात को समझाते हैं। जैसे HCl है, H2O है। अब HCl अपना प्रोटॉन इसको दे दिया तो ये हो गया H3O पर प्लस एक चार्ज हो गया प्लस Cl आयन हो गया। तो अब ये प्रोटॉन दाता हो गया तो ये एसिड हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये अमोनिया है, ये जल है। अब इससे हाइड्रोजन आयन इसने ले लिया तो यहाँ हो गया NH4 प्लस एक आयन हो गया प्लस OH आयन हो गया। अब इसने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला है तो ये बेस हो गया। इस प्रकार ब्रांच स्टेट के हिसाब से जो है, ब्रांच लारी के हिसाब से ये अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, लुईस की अवधारणा की चर्चा करते हैं। लुई ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में, लुई की चर्चा कर ले। लुई की अवधारणा क्या थी, लुई की अवधारणा क्या है, लुई ने क्या कहा था, लुई की अवधारणा की चर्चा करें हम। अब अगर लुई की अवधारणा की चर्चा करें तो इसमें जो है, जो लोन पेयर, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कही, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कही इन्होंने। क्या कहा इन्होंने कि जो लोन पेयर दाता होते हैं वो बेस होते हैं, जो लोन पेयर ग्राही होते हैं वो एसिड होते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा अमोनिया है, ऐसे लिख ले पहले। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो दाता होते हैं वो बेस होते हैं, लोन पेयर जो दाता होते हैं वो बेस होते हैं। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो एसिड होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के हिसाब से इसकी चर्चा की जाए तो ये हमारा ये हो जाएगा अमोनिया, NH3 हो गया, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और BF3 है जो अपना अष्टक ही नहीं कंप्लीट कर पाता है। अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो ये दाता हो गया, डोनर हो गया, ये ग्राही हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे बांड, इसके दाता और ग्राही के बीच में ऐसे बांड बन गया, यहाँ तीर बांड बन गया, कोऑर्डिनेट बांड इसको कहते हैं। और यहाँ इस प्रकार हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये जो है, ये हो गया हमारा एसिड, सॉरी ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा एसिड। ये हो गई लुई की अवधारणा। अब लुई की अवधारणा के पश्चात जो है हमें साल्ट पर चर्चा करना है। ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम चर्चा करेंगे लवण क्या होता है, लवण किसे कहते हैं। हम लवण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है। जैसे ये हमारा अम्ल है HCl है, ये हमारा NaOH है। अब इसके साथ अगर दोनों का अभिक्रिया कराया जाए तो ये लवण बनेगा, NaCl बना और H2O बना, ये हमारा लवण बन गया और ये वाटर बन गया। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं लवण बनता है, जल बनता है। इसी को जो है ये लवण बना तो ये इसी ही लवण कहते हैं। या ऐसा हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई और धनायन उपस्थित होता है उसे हम लवण कहते हैं। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा OH के अतिरिक्त कोई और ऋणायन उपस्थित हो उसे हम लवण कहते हैं। जैसे ये हमारा NaCO3 है। अब ये साल्ट है। साल्ट क्यों है ये, क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक धनायन उपस्थित है तो ये हमारा हो जाएगा साल्ट हो गया। या हम बात करें ऐसे MgOH की तो इसमें जो है Mg धनायन हो गया और OH ऋणायन हो गया, Cl ऋणायन हो गया तो ये हमारा साल्ट हो जाएगा। ये साल्ट की बात होती है। अब हम साल्ट के अतिरिक्त चर्चा करते हैं। साल्ट जो है, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, साल्ट का वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, इस पर चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट पर चर्चा करते हैं। तो साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, साल्ट मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं जिनके नाम, नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 1 है सामान्य लवण, नंबर 2 है अम्लीय लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट है। और नंबर 3 की बात करें तो ये हो जाएगा क्षारकीय लवण हो जाएगा, नंबर 3 क्षारकीय लवण हो जाएगा। और नंबर 4 हो जाएगा मिश्रित लवण, मिश्रित लवण हो जाएगा। नंबर 5 हो जाएगा दिक लवण हो जाएगा, दिक लवण हो जाएगा, दिक लवण हो जाएगा, दिक लवण हो जाएगा। और नंबर 6 की चर्चा करें तो ये हो जाएगा संकर लवण हो जाएगा, संकर लवण।
अब हम एक परिभाषा देते हैं, उदाहरण देते हैं। सामान्य लवण किसे कहते हैं? सामान्य लवण क्या होता है? सामान्य लवण किसे कहते हैं? ऐसा लवण जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, Na2SO4 है और Na2CO3 है। एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन दे विलयन में, जलीय विलयन में, तो ऐसे लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे ये हो गया 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 पर डबल नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा 2Na पॉजिटिव और प्लस CO3 पर डबल नेगेटिव। तो जब जलीय विलयन में एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन देता है तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। अम्लीय लवण किसे कहते हैं भाई? अम्लीय लवण क्या होता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? नेक्स्ट, अम्लीय लवण क्या होता है? एसिडिक किसे कहते हैं? अम्लीय लवण जब अम्लीय का मतलब ये होता है उसमें हाइड्रोजन आयन भी उपस्थित रहे। जैसे ये हमारा है NaSO3, जब इसका आयनाइजेशन हो तो एक धनायन के साथ हाइड्रोजन धनायन भी उपस्थित रहे तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। क्यों अम्लीय लवण इसे कहते हैं? जैसे अगर हाइड्रोजन आयन ही उपस्थित होता, ये उपस्थित ना होता तो ये खाली अम्ल होता, तब ये लवण होता ही ना। लेकिन इसके साथ अगर ये भी उपस्थित हो गया या कोई और धनायन उपस्थित हो गया तो अम्लीय लवण हो गया। ऐसे बेसिक साल्ट की बात करें, जब OH ऋणायन के साथ कोई और धनायन उपस्थित होता है तो वो बेसिक साल्ट होता है। कैसे? देखिए, जैसे MgOHCl हो गया। अब इसकी बात करें तो यहाँ OH भी ऋणायन है और Cl भी ऋणायन है और Mg पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा बेसिक साल्ट हो गया। ऐसे बेसिक साल्ट है। फिर बेसिक साल्ट के बाद चर्चा होती है चौथे नंबर की दिक् लवण। दिक् लवण की चर्चा कर ली जाए। दिक् लवण किसे कहते हैं? जब दो सरल लवण आपस में मिश्रित होकर के एक दूसरा लवण बनाते हैं और वैसा वह लवण जब जल में घुलता है तो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट कहते हैं। ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। डबल साल्ट की बात करें तो ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। डबल साल्ट में आपका ये एग्जाम्पल हो जाए, दो एग्जाम्पल, एक फिटकरी हो जाएगा, फिटकरी हो जाएगा और दूसरा जो है फेरस अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। फेरस अमोनियम सल्फेट हो जाएगा ये आपका। अब फिटकरी फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका फार्मूला है फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर लवण भी इसे कहते हैं, इसे मोर लवण भी कहते हैं। इसका फार्मूला बताया जाए तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2 ये हो गया। अब इस दिक् लवण 4 होकर खत्म हो गए। अब इसके बाद आता है मिश्रित लवण किसे कहते हैं भाई? मिश्रित लवण कहते हैं किसको है? ऐसे इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के धनायन ऋणायन उपस्थित होते हैं। एक से अधिक प्रकार के धनायन ऋणायन उपस्थित होने क्या आशय है? देखिए इसमें तो आपका ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब इसमें आप देखेंगे इसका आयनाइजेशन करेंगे, सोडियम भी प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम भी प्राप्त हो रहा है और ऋणायन तो है ये है। तो कहने का मतलब जब एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन प्राप्त हो तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे साल्ट को हम जो है मिश्रित लवण कहते हैं, मिक्स साल्ट कहते हैं। अब लास्ट बात होती है संकर लवण की। संकर लवण किसे कहते हैं? संकर लवण क्या होता है भाई? संकर लवण किसे कहते हैं? ऐसा लवण जिसके जलीय विलयन में एक धनायन व एक ऋणायन प्राप्त होता है। एक धनायन व एक ऋणायन प्राप्त होता है और एक धनायन एक ऋणायन में दूसरा जो कंपाउंड होता है, जो दूसरा होता है आयन, वो संकर होता है। जैसे हमारा ये है K4Fe का होल 6 हो गया। अब इसमें इसका आयनाइजेशन करेंगे तो 4K पॉजिटिव हो जाएगा और Fe का होल 6 हो जाएगा। अब ये संकर आयन है, ये संकर है। संकर में की खासियत ये होता है हर परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अब इसमें जो है ये आयरन का टेस्ट कभी नहीं देगा क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है जो संकर लवण में होते हैं, इसमें इसको सेंट्रल एटम कहते हैं और इसको लिगेंड कहते हैं, सेंट्रल एटम लिगेंड। इस प्रकार ये संकर लवण का उदाहरण हो गया। अब इसके बाद हमें जो हेडिंग पढ़नी है उसका नाम है लवण जल अपघटन। अब अगली चर्चा हम करेंगे लवण जल अपघटन किसे कहते हैं। लवण जल अपघटन किसे कहते हैं? लवण जल अपघटन किसे कहते हैं? ये इसको अंग्रेजी में साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है भाई? लवण जल अपघटन किसे कहते हैं? जब किसी लवण को जल में घोला जाता है
तो हमें अम्ल और क्षार प्राप्त होते हैं, यानी अम्लीय विलयन होता है या क्षारीय विलयन प्राप्त होता है या उदासीन विलयन हो जाता है। तो ऐसी घटना को हम लवण का जल अपघटन कहते हैं। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे एक प्रश्न है, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्यों? अम्लीय होता है क्यों? अम्लीय होता है क्यों? कारण सही समझाइए। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्यों? कारण सही समझाइए। अब इसको तोड़ोगे आप तो FeCl3 हो गया और ये हो जाएगा Fe पर 3 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3Cl नेगेटिव हो जाएगा, और इसके साथ जल जब तोड़ा जाएगा तो OH नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ऐसे OH नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया। 3 यहां भी लेना पड़ेगा, 3 यहां भी, 3 यहां भी। अब ये जब दोनों मिक्स होंगे तब ये हो जाएगा FeOH का होल थ्राइज हो गया और यहाँ प्लस 3HCl हो गया। अब ये हमारा प्रबल अम्ल हो गया, ये हमारा प्रबल अम्ल हो गया, और ये हमारा दुर्बल क्षार हो गया, ये हमारा दुर्बल क्षार हो गया, इस क्षारक हो गया। तो इस नाते पूरा का पूरा जलीय विलयन जो है अम्लीय हो गया, क्योंकि ये प्रबल अम्ल बनने के कारण अम्लीय हो गया। एक एग्जाम्पल और बता दें, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? एक प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? इस पर चर्चा करनी है। तो ये जब सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 पर डबल नेगेटिव हो जाएगा, और जब आप जल को इस प्रकार तोड़ोगे तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ 2 मॉलिक्यूल लीजिए, यहाँ भी 2 लीजिए, यहाँ भी 2 लीजिए, ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल NaOH, ये हो जाएगा H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल क्षार है। ये क्या है? ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल एसिड है। इस नाते जो है ये आपका पूरा जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों से अनुरोध है, कुछ एग्जाम्पल स्वतः करेंगे। कॉपर सल्फेट और सोडियम एसीटेट का वो एग्जाम्पल स्वतः करेंगे। पूछा जाता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्यों, और सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? कारण सही बताइए। बच्चों से अपेक्षा है कि इसको स्वतः करेंगे। अब इसके बाद चर्चा हमें करनी है, लवण जल अपघटन खत्म होने के पश्चात हमें पीएच मान पर चर्चा करनी है। तो अब हम पीएच मान पढ़ते हैं। अब हम पीएच मान पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता का मापन करने के लिए एक पैमाना बनाया गया, एक स्केल बनाया गया, जिससे उसकी अम्लता और क्षारकता का माप किया जाता है। अब पीएच जो है, इसकी खोज किसने की? इसके खोजकर्ता कौन है, इस पर ध्यान देना चाहिए। खोजकर्ता इसके डेनिस के एक वैज्ञानिक थे, डेनिस के एक रसायनिक थे, डेनिस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सारेनसन। इन्होंने इसकी खोज की थी। सन 1909 ईस्वी में इन्होंने खोजा था, 1909 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। सारेनसन ने इसकी खोज की थी। यह फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। कहां का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका पूरा नाम है पुइसेंस डी हाइड्रोजन। पुइसेंस डी हाइड्रोजन। इसका हिंदी में अर्थ है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन का सांद्रण, ये इसका हिंदी में अर्थ है। यानी पीएच का फुल फॉर्म पुइसेंस डी हाइड्रोजन है। इसकी खोजकर्ता डेनिस के वैज्ञानिक सारेनसन थे, 1909 में खोजा था। और यहाँ किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता, तो इस प्रकार से इसका अर्थ है हाइड्रोजन। अब इसकी परिभाषा अगर दी जाए तो इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। अगर इस हिसाब से फार्मूले में रखा जाए, किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। पुनः एक बार, किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। अब अगर इसको लघुगणक के रूप में रखा जाए,
log 10 से गुणा किया जाए तो log 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर log 10 10 के घात माइनस पीएच हो गया। हम जानते हैं कि log m के पावर n बराबर होता है n log m, n log m होता है। तो इसको अगर हम रखें तो इस प्रकार हो जाएगा log 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर माइनस पीएच log 10 बेस 10 हो गया। अब इसका मान 1 होता है तो ये log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हो गया माइनस पीएच गुणे 1 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा pH बराबर माइनस log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब अगर इसके log के आधार पर इसकी परिभाषा बनाई जाए तो ये हो जाएगी किसी विलेन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है जिसका आधार 10 हो। एक बार पुनः किसी विलेन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है जिसका मान 10 रखा जाए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे पीएच का मान कितना आने पर विलेन अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, उदासीन होता है। अब अगर पीएच बराबर 7 हो जाए तो हमारा विलेन उदासीन हो जाता है और पीएच का मान अगर 7 से कम हो जाए तो विलेन हमारा अम्लीय हो जाता है और पीएच का मान अगर 7 से अधिक हो जाए तो विलेन हमारा क्षारीय हो जाता है। अब हम कुछ पदार्थों के पीएच मान को लिख करके दर्शाएंगे आपको। तो कुछ पदार्थों के पीएच मान यहाँ जो है दिए गए हैं। जैसे ही आपका आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का 7.35 से 7.74 होता है, मूत्र का 5 से लेकर के 7.5 यानी 7.5 तक होता है, सिरका का 2.4 से 3.4 तक होता है, अंगूर का 301 का 4.5 तक होता है, दूध का 6.3 से 6.6 होता है, टमाटर का 4.2 से 4.4 होता है, नींबू का 2.2 से 2.4 होता है और संतरा का 3.5 होता है। इस प्रकार पीएच निकाला गया पीएच स्केल से। अब हम अगले वीडियोस में, ये वीडियो नंबर हमारा 1 था, ये वीडियो नंबर हमारा जो है ये वीडियो नंबर 1 था और जब हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा शेष रह गया है अम्ल क्षारक अम्लोण पर, इसमें पीएच मान पर हमें सवाल लगाना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और साथ में जो है कुछ साल्ट बचे हुए हैं जैसे हमारा पीओप्लास्टा पेरिस है, धावन सोडा है, खाने का सोडा है। तो इस पर हम अगले वीडियो नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।